3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वृद्ध विनोद सोनी फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर हुए खुश। शिविर में आयुक्त जब्बर सिंह ने वृद्ध को तुरंत पट्टा देकर प्रदान की राहत। ब्यावर से हेमंत साहू। प्रशासन शहरों के संग अभियान ब्यावर में पूर्ण रूप से सार्थक नजर आ रहा है। अभियान के अंतर्गत लग रहे शिविरों में पहुंचने वाले लोगों को न केवल हाथों हाथ कार्य होने से प्रसन्नता हो रही है, वरन प्रशासन द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता से शिविर में पहुंचने वाले हर व्यक्ति को हर संभव राहत देने का प्रयास करने की भी सराहना की जा रही है। ऐसा ही एक वाकया नजर आया जब प्रशासन ने पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए 78 वर्षीय विनोद कुमार सोनी के गणेशपुरा रोड टाटगढ़ पानी की टंकी के पास स्थित नगर परिषद आवासीय योजना के भूखंड संख्या 8 का फ्री होल्ड पट्टा उन्हें प्रदान किया। सोनी ने बताया कि नगर परिषद ब्यावर की आवासीय योजना में नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत उन्हें भूखंड संख्या 8 का आवंटन हुआ था, जिसका तत्समय उन्हें अनुज्ञा पत्र मिला था। इसके पश्चात उन्होंने भवन निर्माण कर वहां रहना प्रारंभ कर दिया। उनकी यह इच्छा थी कि वे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रहवास करें और इसके लिए काफ़ी समय से वे प्रयासरत भी थे। जब वे कैंप में आए और नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह से मिले तो उन्होंने पूर्ण संवेदनशीलता दिखाते हुए 78 वर्षीय विनोद कुमार सोनी द्वारा बकाया लीज राशि जमा करवाकर कैंप के दौरान ही हाथों हाथ पट्टा जारी उनके सुपुर्द कर दिया। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार और नगर परिषद ब्यावर का आभार जताया है। भूमि को जो है फ्री होल्ड में कन्वर्ट कराने का प्रकरण मेरा जो है पिछले लगभग 13 महीने से विचाराधीन था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान जो प्रारंभ किया गया है उसके अंतर्गत जो है वह आज ही जो मैं आया और आज ही आकर के मैं यहाँ पर मेरे जो है उसके जो बकाया मनी थी वो जमा करा दी है और आगे आयुक्त महोदय के द्वारा मुझे ये प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो खुशी है इस प्रकार के आयोजन से जनता का काम बहुत जो है मतलब सुगम और शीघ्र होने की जो है उम्मीद बनती है। अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंपों का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का हल करावें और जो भी होने लायक काम है उनको हाथों हाथ ही हम निस्तारित उसी दिन ही करेंगे। ये सभी को निर्देश भी दे दिए हैं और ये इसी हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। कल सुबह 4 बजे आदर्शनगर थाना अंतर्गत लग्जरी कार में आए चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। आदर्शनगर मुख्य मार्ग पर 4 दुकानों के शटर ऊंचा कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने प्रत्येक थाना पुलिस को नियमित गश्त कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस इसकी पालना भी कर रही है, लेकिन चोर भी पुलिस को चुनौती देने में बाज नहीं आ रहे। आदर्शनगर थाना अंतर्गत शनिवार अल सुबह लगभग 4 बजे मुख्य मार्ग नसीराबाद रोड पर शातिर चोरों ने 4 दुकानों के शटर ऊंचा कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लग्जरी कार में सवार होकर आए 4 कम उम्र के चोरों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए आदर्शनगर निवासी ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष महेश चौहान और वार्ड 38 के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि सरकार ध्यान दे या ना दे, लेकिन लोगों का पुलिस पर विश्वास है, लिहाजा पुलिस कप्तान यहां पर गश्त बढ़ाएं ताकि चोरी की घटना फिर से न दोहराई जा सके। ये अजमेर में आज सुबह आदर्शनगर इलाके में 3:30 बजे से 4:30 बजे का मामला है। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में और सिलसिलेवार मतलब चोरों की आप ये हिम्मत देखिए कि सिलसिलेवार उन्होंने 4 दुकानों के अंदर शटर तोड़े और नेशनल हाईवे पे तोड़े। मतलब यहाँ अमूमन 4 बजे से लोग घूमने लग जाते हैं और उनकी बहुत ये प्रशासन के लिए उनकी खुली चुनौती रही है कि किस शातिराना अंदाज से उन्होंने सिलसिलेवार वारदात को अंजाम दिया है।
एक सीसीटीवी कैमरे में फुटेज उनके रिकॉर्ड हुए। सफ़ेद कलर की ब्रीजा के अंदर 4 नाबालिग से बच्चे लग रहे थे, मतलब नाबालिग लग रहे थे, वो 18 साल से कम के ही थे। और उनके इतना प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने शटर को तोड़ के, और मेरा जहाँ तक मानना है कि मुख्य उद्देश्य उनका कैश के ऊपर था कि जिस भी दुकान से जो भी कैश मिल जाए वो लेके वो निकल रहे। तो जाते ही उन्होंने गल्ले तोड़े और गल्ले में जो भी पैसे मिले लिए और भाग गए। लेकिन एक वाइट कलर की ब्रीजा कार, ब्रांड न्यू, विदाउट नंबर, उसके अंदर 4 चोर। और ये खुली चुनौती है प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को, कि जो सरकार ने जो अराजकता के रूप में ये जो अकमण्य सरकार चल रही है, उसमें अराजकता से जो गरीब बेरोजगार, जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा आरोप भी लगा रहे हैं कि गरीब युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो लग्जरी गाड़ियों में बैठ कर भी युवा चोरी कर रहा है। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन का और सरकार को खुली चुनौती है बेरोजगारों की तरफ से कि ये रोजगार मुहैया नहीं कराने की वजह से ये वारदातें हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो प्रशासन को खुली चुनौती है, पुलिस को खास करके खुली चुनौती है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ एसपी साहब से कि एसपी साहब इसके ऊपर गौर फरमाएं, और कम से कम सरकार नहीं तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप अच्छी पुलिसिंग करके इस प्रकार की वारदातों को रोकें, क्योंकि सरकार से ज़्यादा जनता को विश्वास पुलिस के ऊपर है। आज आदेश नगर के अंदर 3:30 पौने 4 के और 4:15 के बीच में आज चोरों ने बहुत बड़ा अंजाम दिए ने 4 दुकानों के शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं, जिसमें फार्मेसी वाला है, उसके 25 से 30 हज़ार रुपये बता रहे हैं हुए हैं, और ये गौरी कंप्यूटर वाला है, इसके करीबन 5-6 हज़ार रुपये के आसपास चोरी हुई है। गले में कंप्यूटर नहीं ले गए। मेन चीज़ ये सुनार श्री ये ज्वेलर्स वाला, इसकी अंदर दुकान है, शटर यहाँ तोड़ा, परंतु अंदर जाने में वो नाकाम रहे, वो उस सुनार के दुकान में हादसा होता हुआ बचा है। और एक बेकरी वाला है आदिशन लालीबाई के मंदिर के पास, उसकी शटर करके उसकी पूरी दुकान के उसके फुटेज से आ रहे हैं 4:15 का, यहाँ फुटेज आ रहे हैं 4 बजे तक का। इसका मतलब 3:45 और 4 1 घंटे के बीच में कोई ही आदेश नगर का, न तो इसका नाम क्या होमगार्ड वाले और न आदेश नगर का जो सिपाही गश्त देने वाले, वो इस एक दरमियान में नहीं थे। उस पीरियड में वो अंजाम दे के चले गए चोर। और ये अंजाम, आज तो ये मेन रोड है, बेहताव रोड है, 5 बजे तक 4:30 बजे तो मैं निकला हूँ माखूपुरे तक। उस वक्त ऐसा कोई दिखा नहीं, और आने जाने वाला तो कोई देखेगा नहीं कि चोरी हो रही है नहीं हो रही। गाड़ी खड़ी, कार, लश्करी कार के अंदर 4 आदमी आए हैं, वो फुटेज में दिख रहे हैं। 3 तो गाड़ी से उतरते हैं और एक चला के यार खड़ा है, जब देखते हैं फिर भागने की सोचते हैं। वो ऐसा उन लोगों ने किया। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आदेश नगर साइड में जहां भी ज़्यादा चोरी हो रही है वहां सुरक्षा बढ़ाने की कृपा करें। यही मेरी माननीय एसपी साहब ने। वहीं जिन दुकानों में चोरी हुई उनमें अमन फार्मा के संचालक अमित कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी 3 मेडिकल शॉप से अज्ञात चोर शटर ऊंचा कर लगभग 25,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर गए। चोरों ने सिर्फ गल्लों को तोड़कर नकदी ही चुराई है। वहीं गौरी कंप्यूटर्स के संचालक पवन शर्मा ने बताया कि उनके भी गल्ले को तोड़कर लगभग 5,000 रुपये की नकदी चुरा ली गई। इसके अलावा श्रीजी ज्वेलर्स का शटर ऊंचा करने के बाद चोर दुकान में प्रवेश करने में नाकाम रहे। अन्य दुकानों में भी चोर चोरी की घटना को अंजाम देने में नाकाम रहने पर तत्काल वहां से फरार हो गए। सुबह पुलिस वालों ने बताया कि आपका दुकान का शटर टूट गया, तो 4:30 बजे करीब मेरे को फ़ोन पे न्यूज़ मिली। जब हम आए तो देखा कि दरवाज़ा शटर टूटा हुआ है, इधर का भी और उस तरफ का भी। अंदर आके देखने पे मालूम पड़ा कि सारा सामान बिखरा हुआ है, गल्ला तोड़ दिया था उन्होंने हमारा। 3-4 हज़ार रुपये कैश थे वो ले गए उन्होंने गौरी कंप्यूटर के साथ। मैं तो सुबह 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैं देखने के लिए आया तो यहाँ पर शटर ऐसे ऊँचा हुआ पड़ा था। अंदर से दुकान का ताला खोल के अंदर आया तो जितने भी गल्ले थे सब खुले पड़े थे, सब में से पैसे गायब थे। 22 से 25 हज़ार तकरीबन ही करते हैं। मेरी तो यहाँ 3 है, तीनों में हुई है, और आगे और 4-5 दुकानें और हैं, वहाँ पे भी शटर टूटे हैं मेन रोड पे। हाँ, पुलिस वाले सुबह आ ही गए थे 5:30 बजे, मुझे यहाँ अवेलेबल मिले थे पुलिस वाले। बाकी अभी लिखित में रिपोर्ट अब देंगे। वो ये तो चोरी शातिर है, चोर शातिर है, जब भी हो सकती है चोरी, और तो कैसे हो सकती है। हाँ, आई है ना, वायरल हो रही है, व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है। कार में आए थे, 4 जने थे, मेरी मेडिकल केस। लगातार दूसरे साल कोरोना प्रोटोकॉल के चलते नवरात्र में फूल माला बेचने वालों पर गहराए आर्थिक संकट। नवरात्र में सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध, फूल मालाओं की बिक्री पर पड़ा असर।
कोरोना का प्रभाव आम जनजीवन में भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन और प्रोटोकॉल के चलते लगाई गई पाबंदियों का असर आम जनजीवन पर आर्थिक संकट पैदा कर रहा है। लगातार दूसरे साल त्योहारों व धार्मिक सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए जाने से इन आयोजनों से जुड़े आजीविका कमाने वाले हजारों लोग इस बार भी मायूस हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मंदिर और घरों में माता की घट स्थापना की गई है, लेकिन सार्वजनिक आयोजन और पंडालों में माता की मूर्तियां विराजित नहीं की गई। वहीं आगामी दशहरा और दीपावली पर भी प्रतिबंध की गाज गिरी हुई है। मेलों के आयोजन नहीं हो रहे, भगवान को फूल माला पुष्प अर्पित नहीं किए जा रहे। लोग कम मात्रा में फूल मालाओं की खरीद कर रहे हैं, जिसके चलते मदार गेट पर फूल माला बेचने वाले निराश हैं। फूल माला विक्रेताओं से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 2 साल से लगातार धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध के चलते उनका व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया है। शादियों पर भी प्रतिबंध है, लिहाजा बाहर से मंगाए गए फूलों को सहेज कर रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर बिक्री नहीं होती तो उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से स्कूलों व अन्य सार्वजनिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है, वैसे ही सार्वजनिक आयोजनों की भी अनुमति प्रदान की जाए, ताकि उनसे जुड़े हजारों लोगों की आजीविका भी चल सके। ऐसा सर फूलों का सीजन तो चलता हुआ कि चल नहीं रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से इतना पब्लिक परेशान हो गया कि ना तो फूलों का सीजन चल रहा है, अब कस्टमर आ नहीं रहे, और एक लॉकडाउन की वजह से जो मंदिरों में लोग लग गए थे उसकी वजह से तो काफ़ी परेशानी हो रही है। उसकी वजह से और जैसे माल अपन ले लिया बिका नहीं, 6 आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं, 6 आदमी तनख्वाह निकालना भारी पड़ रहा है। उन्होंने घर कैसे चल रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ, कैसे चला रहे हैं अभी इस वक्त के अंदर। और अभी जो फिर में अभी ये नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के अंदर ऐसी कंडीशन है कि अभी जैसे ये बड़े बड़े मूर्तियाँ वगैरह बैठाते थे हैं, आज महाजन लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बैठाते थे और वो भी बैठा नहीं रहे। उसकी वजह से क्या होता है, नहीं बैठाने की वजह से पूरे मार्केट में फ्लोकिंग आ गई, पूरे मार्केट में इस तरीके से ब्लॉक हो गया कि जैसे नवरात्र चल नहीं रहे, नहीं के बराबर चल रहे हैं। अब जैसे आज अपन ने 10,000 का माल ले लिया तो आपको 2,000 की 3,000 की सेल होगी, तो उसके बाद में वो लॉस हो जाता। अब आदमी को तनख्वाह निकालनी पड़ती है। अब मेरे यहाँ से ये मान के चलो कम से कम 4 आदमी का चूल्हा चलता है और उसके परिवार का ही पेट पलता होगा, और उसके अंदर काम नहीं हो रहा तो बेचारा वही परेशान हो रहे हैं, लेबर ही परेशान हो रही है, तो इसलिए बैठ रहे हैं। आर्थिक संकट तो देखो, संकट तो मेरे पे तो क्या है, मेरे आदमियों पे सब पे आए हैं संकट। तो जब मेरे पे संकट आएगा, मेरे जो काम करने वाले उस पर तो आएगा संकट। उन लोगों पे ज़्यादा संकट आया अभी इस वक्त के अंदर, फिर भी हम सहायता करते हैं, जाते होती है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना अभी लॉकडाउन से 2 लाख का नुकसान हो गया मेरे, लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 1 साल में 2 लाख का नुकसान हो गया। हमारे मालियों की दुकानें कम से कम देख लो, कम से कम 50-60 दुकानें हैं। 50-60 आदमियों कम से कम ये देख लो, कम से कम 50 लाख का नुकसान हो जाएगा सब, अगर सालों का सबका लगा हुआ था। भाई सबका लगा, एक एक आदमी हुआ, 2 आदमी है, वैसा किसी 4 आदमी, किसी 5 आदमी, अब बेचारे तनख्वाह कहाँ से देवे, इसलिए परेशान मजबूर हर आदमी हो चुका, मतलब इतना मजबूर हो गया। ये तो क्या पता मैं मरने के बाद ही खुलेगा ये मार्केट, या कब क्या होगा कोई कुछ नहीं। शादी विवाह के अंदर ऐसा हुआ है, शादी विवाह पहले सोचा शादी चलेगी, अब शादी विवाह आते तो आदमी जैसा 50 आदमी जाओ तो 50 आदमी के बेचारे कैंटीन से कर जाना। उम्मीद है शादी का में आपको, शादी आने वाली शादियों में देखो उम्मीद तो आदमी, अब व्यापारी आदमी क्या होता है, उम्मीद लगा के बैठा था, उम्मीद लगा के बैठता हो गया ठीक, नहीं तो फिर बहुत रोना का रोना वापस। अच्छा, तो किस तरह से फूलों को उसमें बर्फ में इनमें रखना पड़ता है बच्चों? देखो फूलों को बर्फ के अंदर, गुलाब को हमेशा बर्फ के अंदर रखनी पड़ती है, और उसको फ्लावर बाहर से आते हैं उनको पानी के अंदर रखना पड़ता है। जैसे बाहर के फ्लावर आते हैं उनको पानी के अंदर रखना पड़ता है, और कुछ होता है जिनको पानी में छीटा भी लगना पड़ता है, उसको वैसे ही रखना पड़ता है, इस तरीके हमारा रखना पड़ता है। उसके अंदर नहीं बिका तो खराब हो जाता है, फिर फेंकना ही पड़ता है उसी माल को। अच्छा, इतना बचा तो इतना करने के बावजूद भी माल खराब हो जाए तो भाई किस तरह से दुख होता होगा? देखो जितना करने के बाद माल का दुख तो इस वजह से हो जाता है कि जैसे आज अपन इतना माल लिया और एक क्वान्टिटी मान लो 2,000 का माल लिया, अपन 5,000 ग्राम लगा, फिर आदमी शाम को जाके हताश हो जाता, 8-9 बजे बाद में हताश हो जाता कि यार अपन इतना आदमी तनख्वाह निकालते, अब इस माल का क्या करें। उस टाइम हताश होता आदमी, दिन को हताश नहीं था, दिन को तो आस रहती है अभी ग्राहक लगेगा, शाम होता तो आदमी हताश हो जाता, फिर बाद में परेशानी हो जाती है, फिर संकट गिराने लगता है उसको। नवरात्रों में मालाओं की बिक्री होती थी और अब किस तरह से? अबे पहले तो खूब होती थी, आते मंदिर में जाते थे लोग बाग, आसपास 2 मंदिर बने हुए हैं, माता जी का, चामुंडा जी का, इधर सब तरफ है, सब जगह लोग बाग माला एक तो लेके जाते। आज कोई भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा मार्केट में,
तो एक तो मिले, वो लाके रोज के है कम से कम 10-12 किलो तो रोज फेंकने पड़ते हैं। बिक जाते तो ठीक है, वो नसीब है, रोजी रोटी मिल जाती, नहीं तो वो भी नहीं है। हाँ जी, 18 दुकानें हमारे वहाँ से लेके आते। हाँ जी, ये क्या जो मिलता है भगवान ऊपर वाला देता जो, बाकी का तो कोई भरोसा नहीं। सब बंद हो गया साहब, और जो पहले सजावट होती वो सवाई बंद हो गई, न कोई भी नहीं आता माला लेने। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और मार्केट अभी आप देख लीजिए खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, ना आता है कोई माला लेने। अच्छा आजकल, पहले तो क्या चलो कोई बात नहीं, दुकानें नहीं खुली थी, अब तो कम से कम 1000 दुकानें नहीं और खुल चुकी है। हर मस्जिद पे बैठा हुआ दुकान लेके, अब कोई भी इधर आता ही नहीं है। ये मेन मार्केट है और ये फिर गाड़ी घोड़े सब अटक जाते हैं गाड़ी में। कश्मीर में हिंदुओं पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने समस्त प्रदेश मुख्यालयों पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। श्रीनगर कश्मीर में लगातार 1990 के बाद सामान्य हुए हालातों को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे आतंकियों द्वारा हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर उनकी नृशंस हत्याएं की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और पाक परस्त आतंकी घाटी में फिर से आतंक फैलाने में लग गए हैं। आतंकियों पर कार्रवाई और घाटी में शांति बहाली की मांग को लेकर आज हिंदूवादी संगठनों ने प्रदेश भर के तहसील व जिला मुख्यालयों पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा और आतंकियों पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मेघवाल ने बताया कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में स्थापित करने और धारा 370 हटने से बौखलाए आतंकियों ने फिर से कायराना हरकतें शुरू कर दी हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले पाक परस्त आतंकी मानवता और इंसानियत की भी हत्या कर रहे हैं। उनकी कायराना हरकतों से हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। इसका खामियाजा आतंकी संगठनों को उठाना ही पड़ेगा। आज जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद महानगर से जुड़े सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें चेतावनी दी है। जन्मस्थली जो कश्मीर के रूप में है, आज उस कश्मीर में रक्तपात हो रहा है। पिछले 30 सालों से जिस प्रकार बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां से भगाया, 3 लाख लोगों को मारकाट की, वो दृश्य आपके मन में होना चाहिए। ये कृत्य पाकिस्तान अपनी मंसूबों को पूरा करने के लिए कर रहा है और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भाइयों को आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहा है, जो हम कतई नहीं करने देंगे। कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो उनको आतंकियों को इतनी बुरी नजर से देखते हैं कि इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीन ली। उस आतंककारी गतिविधियों की वजह से वहाँ का टूरिज्म खत्म हो गया और उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों को चुन चुन करके वो निशाना बना करके जो मार रहे हैं, इसके लिए हमारा पूरा देश उनके साथ है। हमारे आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने तहसील हेडक्वार्टर से लगा करके जिला हेडक्वार्टर तक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा है और सरकार से महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि इस प्रकार की रक्त जो बहाया जा रहा है कश्मीर में हिंदुओं का, सिखों का, ये किसी भी सूरत में बंद होना चाहिए, वरना हम लोग अपने स्तर पे इससे जो असंतोष पैदा होगा, इससे जो अराजकता पैदा होगी, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हमने बहुत सहन कर लिया। भारत के 5 प्रांत हमारे देश से अलग हो गए, पूरे हिंदुस्तान को विखंडित कर दिया। अब भी पाकिस्तान हमसे बाज नहीं आ रहा है, इसलिए उसको अच्छा सबक सिखाने के लिए भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उसको इस तरह सबक दिया जाए कि वो अपने घर के सौहार्द को नष्ट न करे। 1990 जैसा जो कश्मीर में माहौल था, वही माहौल वापस बनाया जा रहा है। विस्थापित हिंदू कश्मीरियों को वापस कश्मीर में बसाया जा रहा है। उनकी जो प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी उन्हें वापस दिलाई जा रही है। इसी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक यह दुष्कृत्य किया गया है ताकि मनोबल कम हो हिंदुओं का। ऐसी परिस्थिति में हर हिंदू
भारत का, जो शेष भारत में रहता है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ है। यही विश्वास दिलाने के लिए आज पूरे भारत में हर जिले में बजरंग दल द्वारा यह ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और अगर जरूरत पड़ी तो भारत का हर बजरंगी कश्मीर जाने को भी तैयार है, लेकिन हिंदू समाज का मनोबल कम नहीं होने देंगे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज। परिवादिया ने हरियाणा रेवाड़ी के रहने वाले अरुण चुग के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। थाना क्षेत्र के रहने वाली एक परिवादिया ने 8 अक्टूबर शुक्रवार को रामगंज थाने में आरोपी हरियाणा निवासी 52 वर्षीय अरुण चुग पुत्र श्यामलाल चुग निवासी 3494 बंजारावाड़ी रेवाड़ी के खिलाफ शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंज थाने के एएसआई नंद भंवर सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादिया और आरोपी के बीच वर्ष 2016 में अजमेर क्लब में मुलाकात हुई थी। इसके बाद वह मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करते रहे। कुछ दिनों के बाद आरोपी ने परिवादियों को कहा कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, लिहाजा वह उससे शादी कर लेगा। शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसके बाद से आरोपी उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और 376(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 8/10/2021 को प्रार्थना ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरा अरुण चुंग निवासी हरियाणा से 2016 में अजमेर क्लब में मुलाकात हुई थी। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए, आपस में व्हाट्सएप पर बात होने लगी। कुछ दिनों बाद में आरोपी ने कहा कि मेरी पत्नी मर गई है, मुझे हमसफ़र की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी शादी कर लूँगा। इस प्रकार आरोपी ने प्रार्थना से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, जिससे प्रार्थना गर्भवती हो गई और अब वो उसका फ़ोन उठा रहा नहीं। इस पर यह मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान जारी है। और आरोपी अरुण चुंग हरियाणा का रहने वाला है। पुत्र श्यामलाल चुंग, उम्र 52 वर्ष, निवासी 3494 बंजारावाली रेवाड़ी हरियाणा, 376(2)N। सरकार की ओर से नहीं मिले दिशा निर्देश, नहीं होगा दशहरा महोत्सव का आयोजन। महापौर ब्रजलता आड़ा ने लोगों से एहतियात बरतते हुए भीड़ से बचने की दी सलाह। सरकार की ओर से दशहरा महोत्सव के आयोजन को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश व गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लिहाजा हर साल की तरह पटेल मैदान में होने वाला दशहरा महोत्सव इस साल आयोजित नहीं हो सकेगा। नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा सामूहिक और सार्वजनिक आयोजनों को करने की मनाही के चलते इस साल नगर निगम द्वारा गरबा रास, डांडिया, पूजा पांडाल, जवार रंगमंच पर रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा। हालांकि आयोजन को लेकर नगर निगम ने तैयारियां कर ली थी। महापौर ब्रजलता आड़ा ने बताया कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतते हुए सदैव मास्क लगाएं, भीड़ से बचें और सरकार के निर्देशों की पालना करें। जल्द ही सब कुछ सामान्य होगा और हम सब मिलकर फिर से सभी धार्मिक और सामाजिक आयोजन कर पाएंगे। वैसे तो देखिए, कोरोना गाइडलाइन की जो चल रही है अभी कोरोना गाइडलाइन, तो उसके हिसाब से तो अभी सरकार का बिल्कुल आदेश है, मतलब सख्त निर्देश है कि कोई धार्मिक आयोजन या जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है वो सब प्रोग्राम अभी नहीं करने। तो निगम की तरफ से वैसा तैयारी थी, लेकिन अब राज्य सरकार का आदेश है तो इसलिए अभी हम कोई भी प्रोग्राम नहीं रख रहे। जैसे डांडिया का प्रोग्राम रहता था वो भी नहीं है और रावण दहन का वो भी नहीं है, और अभी फ़िलहाल में जो नवरात्रि चल रहे तो गरबा का भी आयोजन नहीं चल रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे, तो वो गाइडलाइन की पालना करते हुए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो। पब्लिक को तो यही कहना चाहूँगी जो कोरोना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी आप थोड़ा इतने 2 साल जब आपने धैर्य रखा है तो इस बार भी थोड़ा रखें। अगली बार अपन फिर अच्छे से फंक्शन करेंगे सारे और सभी साथ मिलकर करेंगे, तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो अच्छा रहे। अभी तो फ़िलहाल आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, मैं तो खुद नहीं तो यही कर रहे हैं। वैसे तो अपने राजस्थान में भी कोरोना है, कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा सतर्कता रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि ये बीमारी है किसी एक को भी हुई तो वो तेज़ी से फैल जाएगी। अगर ठीक है इस बार नहीं है, आम पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि अभी कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और अभी भीड़ भाड़ से बचें और जो भी प्रोग्राम है अपने घर में करें, बाहर तो कम से कम निकलें,
ताकि जो है बीमारी दोबारा अपने यहाँ प्रवेश न कर सके। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई बीमारी कोई है नहीं अभी पॉजिटिव, लेकिन अभी कोई एक भी हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अच्छा है ये सरकार ने किया है, तो अगली बार हम फिर प्रोग्राम अच्छे से करेंगे। या 2 साल इंतजार किया, मैं इस बार और इंतजार करूँगा। कोविड गाइडलाइन के चलते पटेल मैदान में नहीं होगा रावण दहन। फुटपाथ पर रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों को है आमदनी की उम्मीद। कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते राज्य सरकार द्वारा धार्मिक व सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई हुई है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में मनाया जाने वाला दशहरा महोत्सव भी निरस्त कर दिया गया है। अजमेर के पटेल मैदान में होने वाला मुख्य रावण दहन समारोह नहीं होने से अजमेर के लोगों और बच्चों में निराशा है। वहीं रावण दहन के लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर बाहर से आकर रावण के पुतले बनाने वालों को उम्मीद है कि इस बार अच्छी आमदनी हो पाएगी। लिहाजा उन्होंने कम ऊंचाई वाले रावण के पुतले बनाए हैं, जिन्हें लोग खरीदने भी पहुंच रहे हैं। रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर धन्ना राम ने बताया कि हर साल रावण के पुतले बनाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से उनके पुतले उतने नहीं बिक पा रहे जितनी की उन्हें उम्मीद रहती है। इस बार उम्मीद है कि अच्छी आमदनी हो पाएगी। लोग घरों व घरों के बाहर जलाने के लिए छोटे पुतले खरीद रहे हैं। उनके पास 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का रावण का पुतला तैयार है। बांस, कागज, लुगदी बनाने के लिए मैदा, लोहे के तार, सभी चीज़ों के भाव महंगाई की वजह से आसमान छू रहे हैं। लिहाजा पुतले बनाने के लिए मेहनत के साथ महंगा सामान भी खरीदना पड़ रहा है। यहाँ पे अपने मंगलाहाट से आ रहा हूँ। यहाँ पे आता था को आज मेरे को 5 साल होगी सर। और यहाँ पे रावण बेचते हूँ और भग जाते हैं। पर अगले साल में लॉकडाउन तो है और ऐसे तो लॉकडाउन भी नहीं है और ऐसे तो रावण बकी जाएगा ना। अभी मैंने सर बनाए 250 रावण बनाए। अभी ऐसे बग जाएगा। ऐसे रावण है कि छोटे छोटे रावण बनाए। बड़े रावण तो बड़े रावण की साल है भी नहीं यहाँ पे। छोटे वाले हैं 2 फुट से लगा के 5 फुट 6 फुट 10 फुट तक है मेरे पास। अभी ऐसे 200 से लगा के 500 1000 1500 2000 5000 तक है। बहुत हालत में बहुत ख़राब हुई थी सर। वो हमारे परिवार में ऐसे बहुत 10 15 20 आदमी है। मेहनत तो साहब इसमें तो मेहनत बहुत है। और आखिर दिन के महीने पूरे दिन के महीने बैठते हैं तो 2 बनते हैं छोटे छोटे। बड़े रावण तो अभी 2 दिन लगते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं बड़े वाले को, वो 20-20 फुट वाले को। अभी तो महंगाई बहुत है। अखबार 30 रुपये किलो हो रहा है, मैदा 40 रुपये किलो हो रहा है सर। तार अभी 100 का किलो हो रहा है। बांस भी बार 200 का हो रहा है। बहुत महंगाई बहुत है सब। इस बार में देखो ना, अब देखो सर ऐसे वो बेचने गए हैं और बग जाएगा। वहीं गौरव पथ पर पुतला बना रहे कारीगर से पुतला खरीदने पहुंचे नानक राम और उनके बेटे कार्तिक ने बताया कि हर साल अपने घर के बाहर कॉलोनी में रावण के पुतले का दहन करते हैं। पहले बच्चे घर में यूट्यूब चैनल देखकर खुद ही पुतले का निर्माण कर लिया करते थे, लेकिन जब से सड़क किनारे छोटे पुतले बिकने के लिए बनाए जाने लगे तब से वे रेडीमेड रावण का पुतला खरीद रहे हैं। वैसे तो अजमेर के लोग अपने बच्चों को पटेल मैदान में होने वाले विशालकाय रावण दहन को दिखाने के लिए लेकर जाते थे, लेकिन 2 सालों से पटेल मैदान में दशहरा महोत्सव आयोजित नहीं किया जा रहा। ऐसे में बच्चों की खुशी और भावना को बनाए रखने व परंपराओं का निर्वहन करने के लिए छोटे रावण के पुतले जलाकर दशहरा मना लिया जाता है। वैसे भी सरकार की ओर से पटाखों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लिहाजा सिर्फ रावण दहन करके ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मनाते हैं। हाँ, सर्वप्रथम तो नमस्कार। मैं नानक राम, ये मेरा बेटा कार्तिक, वैशाली नगर निवासी। हम हर साल रावण जलाते हैं बड़े उत्साह से और उल्लास से, और ख़ास करके तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अपने कॉलोनी में वैशाली नगर में गली में पहले तो बनाता था, आजकल जिस हिसाब से अच्छे रावण रेडीमेड मिलने लग गए हैं और जैसे यूट्यूब पे देखते हैं बच्चे आजकल, मीडिया के हिसाब से भी देखते हैं, तो उस हिसाब से क्या इनको ये अच्छा होती है कि भाई रेडीमेड बाज़ार से लेके और इनको जलाएं। और पहले तो पटाखे जलाते थे, इसमें डालते थे, लेकिन अब इस साल तो बैंड है पटाखों का, तो इसे घास फूस डाल के जलाएंगे। पहले तो यानी समझो हफ्ता 10 दिन तो लग जाते थे घास भी डाली। हाँ, हालांकि वो तो इंटेलिजेंट की बात है, लेकिन ये कि भाई रेडीमेड मिले तो उनको रेडीमेड अच्छे लगते हैं। इनको तो बधाई हो भाई, और काफ़ी अच्छी बात है कि भाई मेहनत कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि सारे रावण इनके बिक जाए फटाफट, दशहरे से पहले ही बिक जाए, क्योंकि इस बार तो कह रहे दशहरे में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वैसे बिना पटाखों के जला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं 8 साल से जला रहा हूँ। 8 साल का था जब रावण जलाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और दिवाली भी रावण में फटाखे इस बार तो जलेंगे नहीं, बैन है फटाखे, तो इस बार तो घास फूस डाल के जला लेंगे। ऐसे जलेगा तो सही रावण।
घास को डाल के जला लेंगे। पहले मुझे लग जाते थे कम से कम 10-15 दिन लग जाते थे मुझे बनाने। फिर तो अब बना बनाया ही लेंगे। जब बना घास इकट्ठी कर रखी, अखबार इकट्ठी कर रखी, बोल घास इकट्ठे, अखबार इकट्ठी। हाँ हाँ, हम 2 जने जलाते हैं, मेरा दोस्त है एक और मैं। मेरा जला के डीजे जला के हम सब करते हैं। मेरा दोस्त जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मेरा दोस्त तो बोतल से बना के ही जलाता है। अच्छा। हम हर साल ऐसे ही करते हैं, बना बनाया लाते हैं। फिर पहले तो मैं बना बनाया, हम तो फटाके नहीं डालेंगे, घास फूस डाल के जला लेंगे हम तो। टाटा पावर के ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी होने पर गंज थाने में मुकदमा दर्ज। अजयपाल रोड अजयसर में लगे कृषि कनेक्शन से हुआ कॉपर चोरी। टाटा पावर के जनरल मैनेजर विकास फौजदार ने गंज थाने में टाटा पावर के ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। गंज थाने के एएसआई प्रेम सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि टाटा पावर के जनरल मैनेजर विकास फौजदार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के अंतर्गत अजयपाल रोड अजयसर में रहने वाली खातून बानो के यहाँ कृषि कनेक्शन लगा हुआ है, जहां 3 फेज के ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी होने की शिकायत खातून बानो द्वारा टाटा पावर को दी गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए टाटा पावर के जनरल मैनेजर विकास फौजदार ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे के आधार पर छानबीन शुरू कर दी गई है। विकास जी फौजदार साहब है, जयन साहब अपने जनरल मैनेजर अपने टाटा पावर के, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट दी है कि भाई खातून बानो है, उसके कृषि कनेक्शन है, उसमें कोई ट्रांसफार्मर है, उससे कोई एल्युमिनियम वगैरह कॉपर की कोई वायरिंग है जो 3 फेज की, उसमें से कुछ चोरी हो गया है। के दिनांक 5 तारीख की बात है, उन्होंने कल जाके मुकदमा कराया है और जांच चल रही है। डीजल वगैरह नहीं है, ये वो कह रहे कॉपर वायरिंग होती है कोई, उसके लिए बताया उनके आदमी ने उनको। अजय सर अजयपाल रोड पे विकास जी फौजदार साहब जनरल मैनेजर है टाटा पावर के, उन्होंने तो उनको जो है खातून बानो है, उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऐसे ऐसा हो गया, तो उन्होंने ये नहीं, ये तो टाटा पावर के हैं, टाटा पावर के मैनेजर हैं। कश्मीर में हिंदुओं सिखों की हत्याओं के विरोध में वीएचपी बजरंग दल सहित हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। पुष्कर के रामधाम तिराहे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। कश्मीर में हिंदुओं सिखों की हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को पुष्कर के रामधाम तिराहे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए पाक परस्त आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी आए दिन कश्मीरी पंडितों सिखों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें कश्मीर से धारा 370 समाप्त होने के बाद वहां हुई शांति व्यवस्था बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए पाकिस्तान के आकाओं के कहने पर आतंकी संगठन कश्मीर में वापस अमन चैन को खराब करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में रोष है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष जय कुमार रेशु पाराशर, विष्णु शर्मा, नेहरू पंडित, बालकिशन पाराशर, राजेंद्र महावर, ईश्वर धवल, पुष्कर नारायण भाटी, हलधर पाराशर, किशन गोपाल जाट, भुवनेश पाठक आदि विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदुओं और सिखों की जो हत्याएं पाकिस्तान समर्थित इन आतंकवादियों के द्वारा जो की जा रही है, ये निंदनीय कृत्य है और पाकिस्तान जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हिंदुस्तान का आम नागरिक इसका विरोध करता है। विश्व हिंदू परिषद सदैव इसका विरोध करती है। साथ ही इन पीड़ित परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद सदैव साथ खड़ी है और पूरे भारत के साथ खड़ी है और भारत के लोग एकजुट होकर के पाकिस्तान का और इन आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे। जो लगातार कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों और सिखों पे आतंकवादियों द्वारा चुन चुन कर मारा जा रहा है, उसके विरोध में बजरंग दल ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है आज। और भारत सरकार और भारत की जो रक्षा एजेंसियां हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि तुरंत से तुरंत पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ सबक सिखाया जाए। बहुत हो चुकी है अब शांति की चर्चा हमारे यहाँ। अब ये समय आ गया है कि इसको नेस्ता नाबूद करते हुए युवकों को वापस शामिल करे तो ये आतंकवाद खत्म होगा। और ये जो जिहादी मानसिकता के लोग, जिसमें महबूबा मुफ्ती और ये तथाकथित सेकुलर लोग इनको प्रोत्साहन देने वाले हैं, धारा 370
का खत्म होने का जो विरोध कर रहे हैं आज तक, उनसे भी हमारा वो है कि कभी कश्मीर के पंडितों और सिखों की हत्याओं पर भी आप उनके घर भी जाके देखें उनकी क्या स्थिति है। और ये अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नहीं सहन करेगी। मंत्री इमरान का पुतला जलाया जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या करी, ये बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा। हम भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनसे कड़ी से कड़ी में सजा दिलावें और अब बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा। अगर अगली बार अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ जाकर इससे कड़ा विरोध करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ। Audio Jungle.